नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, जो क्लास 10 का द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी, जिसको लिखा है रस्किन बोनार्ड। तो आए हम चलते हैं लेसन के एक्सप्लेनेशन की ओर। जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं एक चोर था, यद्यपि मैं केवल 15 वर्ष का था। तथापि मैं बहुत अनुभवी और हाथ की सफाई में पारंगत था। जब मैं अनिल के पास पहुंचा तब वो एक कुश्ती का मैच देख रहा था। वो लगभग 25 वर्ष का था, लंबा और दुबला पतला, सीधा सादा, उदार तथा मेरे उद्देश्य प्राप्ति के लिए बहुत आसान लक्ष्य था। मुझे यकीन था शायद मैं इस नवयुवक का विश्वास जीत पाऊं। तुम स्वयं एक पहलवान जैसे दिखते हो, मैंने कहा। थोड़ी चापलूसी मित्र बनाने में सहायक होती है। तुम भी वैसे ही लगते हो, उसने उत्तर दिया। इस उत्तर ने मुझे एक क्षण के लिए चुप करा दिया, क्योंकि मैं उस समय थोड़ा पतला था। ठीक है, मैं भी थोड़ी कुश्ती कर लेता हूँ, मैंने विनम्रता से कहा। तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह, मैंने झूठ बोला। मैं हर माह एक नया नाम रख लेता था। यह मुझे पुलिस और मेरे पुराने मालिकों से दूर रखता था। इस परिचय के बाद अनिल ने तेल से अच्छी प्रकार मालिश करते हुए पहलवानों के बारे में बात की, जो कि हुंकार भरते हुए एक दूसरे को उठाकर पटक रहे थे। मेरे पास कहने को अधिक कुछ नहीं था। अनिल चल पड़ा। मैंने बिना परवाह किए उसका पीछा किया। फिर से हेलो, उसने कहा। मैंने अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान बिखेरी। मैंने कहा, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, किंतु मैं तुम्हें उसके पैसे नहीं दे सकता। मैंने इस पर कुछ मिनट विचार किया। शायद मैंने अपने शिकार का सही आकलन नहीं किया। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? क्या तुम खाना पका सकते हो? मैं खाना पका सकता हूँ, मैं दोबारा झूठ बोला। यदि तुम खाना पका सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना दे सकता हूँ। वो मुझे मिष्टान की दुकान के ऊपर स्थित अपने कमरे में ले गया और मुझसे बोला कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। लेकिन उस रात मैंने जो खाना बनाया वो भयानक रहा होगा, क्योंकि अनिल ने उसे आवारा कुत्ते को खिला दिया और मुझे चले जाने को कहा। किंतु मैं सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान बिखेरते हुए वहीं खड़ा रहा और वो स्वयं को हंसने से नहीं रोक पाया। बाद में उसने मेरे सिर पर थपकी देते हुए कहा, कोई बात नहीं, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। शीघ्र ही उसने मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाया और बोला कि वो मुझे पूरे वाक्य लिखना और अंकों को जोड़ना सिखाएगा। मैं आभारी था। मैं जानता था कि एक बार मैं पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख जाऊं, फिर मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं, इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। अनिल के लिए काम करना बहुत सुखदायी था। मैं सुबह में चाय बनाता और फिर मैं दिन का सामान खरीदने में समय बिताता और रोजाना लगभग 1 रुपये का मुनाफा कमा लेता। मैंने सोचा कि उसे पता था कि मैंने इस प्रकार कुछ पैसे बना लिए हैं, लेकिन लगता था कि उसे इससे कोई आपत्ति नहीं थी। अनिल अनियमित रूप से पैसा कमाता था। वो एक सप्ताह उधार लेता और अगले सप्ताह उधार देता। वो अपने अगले चेक की प्रतीक्षा में चिंतामग्न रहता, किंतु जैसे ही यह पहुंचता, वो बाहर जाता और आनंद मनाता। ऐसा लगता था कि वो पत्रिकाओं के लिए लिखता था। यह आजीविका कमाने का एक विचित्र तरीका था। एक शाम वो नोटों के एक छोटे बंडल के साथ घर आया। उसने बताया कि उसने अभी एक प्रकाशक को एक किताब बेची है। रात को मैंने उसे पैसे बिस्तर के नीचे दबाते देखा। मैं अनिल के लिए लगभग 1 माह से काम कर रहा था, किंतु खरीदारी में धोखाधड़ी के अतिरिक्त मैंने अपने काम में कोई गलती नहीं की थी। मेरे पास ऐसा करने के लिए हमेशा मौका रहता था। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे दी थी और मैं अपनी खुशी के अनुसार आ जा सकता था। मुझे अब तक मिले सभी लोगों में वो सबसे अधिक भरोसेमंद व्यक्ति था, और यही कारण था कि उसे लूटना इतना कठिन था। एक लालची आदमी को लूटना आसान है, क्योंकि वो लूट सहन कर सकता है,
किंतु एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन है। कई बार वो इस पर ध्यान भी नहीं देता है कि उसे लूटा गया है और इससे काम का सारा आनंद चला जाता है। ठीक है, यह वही समय है जब मैंने सच में कुछ काम किया है। मैंने स्वयं से कहा, मुझे अभ्यास किए बहुत समय हो गया है, और यदि मैं ये पैसे नहीं लेता तो वो इन पैसों को अपने मित्रों पर ही बर्बाद करेगा। अंततः वो मुझे पगार भी तो नहीं देता है। अनिल सो गया था। बालकनी में से चांद की चांदनी आकर बिस्तर पर पड़ रही थी। स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं फर्श पर बैठ गया। यदि मैं पैसे ले लेता हूं तो मुझे 10:30 बजे लखनऊ को जाने वाली रेलगाड़ी मिल सकती है। कंबल से बाहर खिसकते हुए मैं बिस्तर तक रेंग कर गया। अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। उसका चेहरा साफ और बिना किसी निशान के था, जबकि मेरे चेहरे पर अधिक निशान थे। यद्यपि अधिकतर घाव के निशान थे। मेरा हाथ नोटों को खोजते हुए गद्दे के नीचे सरक गया। जब वे मुझे मिल गए तब मैंने बिना आवाज किए उन्हें बाहर निकाल लिया। अनिल ने नींद में उबासी ली और मेरी तरफ करवट बदल ली। मैं चौंक गया और जल्दी से रेंग कर कमरे से बाहर चला गया। जब मैं सड़क पर पहुंचा, मैंने भागना शुरू कर दिया। मैंने नोटों को अपनी कमर पर रखकर उन्हें अपने पाजामे के नाड़े से बांध दिया। मैं धीमा होकर चलने लगा और मैंने नोटों को गिना। 50 के नोटों में 600 रुपये। मैं 1 या 2 सप्ताह के लिए तेल बेचने वाले अरब के रईस की तरह रह सकता था। जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो टिकट खिड़की पर नहीं रुका। मैंने अपने जीवन में कभी टिकट नहीं खरीदी थी, बल्कि सीधे प्लेटफॉर्म पर भाग गया। लखनऊ एक्सप्रेस अभी छूट ही रही थी। रेलगाड़ी को अभी गति पकड़नी थी और मैं किसी भी डिब्बे में छलांग लगाकर चढ़ सकता था, किंतु किसी कारणवश जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, मैं झिझका और मैंने भाग जाने का अवसर पुवा दिया। जब रेलगाड़ी जा चुकी थी तो मैंने स्वयं को वीराने प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया। मुझे नहीं सूझ रहा था कि रात कहाँ बिताई जाए। यह सोचकर कि मित्र सहायता करने की अपेक्षा मुसीबत बन जाते हैं। मेरा कोई मित्र भी नहीं था और स्टेशन के निकट छोटे होटल पर रुककर मैं किसी में जिज्ञासा भी पैदा नहीं करना चाहता था। एकमात्र आदमी जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता था वही था जिसे मैंने लूटा था। स्टेशन को छोड़कर मैं बाजार में धीरे धीरे चला, चोर के रूप में। मैं अल्पकाल में ही अध्ययन कर चुका था कि सामान के चोरी हो जाने के बाद लोगों के चेहरे कैसे हो जाते हैं। लालची लोग भय दिखाते थे, धनी लोग गुस्सा करते थे, गरीब लोग स्वीकृति प्रकट करते थे। लेकिन मुझे अनिल के चेहरे के बारे में पता था कि जब उसे चोरी का पता चलेगा तो वो केवल थोड़ी सी उदासी दिखाएगा, धन की हानि के कारण नहीं, बल्कि विश्वास टूट जाने के कारण। मैंने स्वयं को मैदान में पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया। रात अत्यधिक ठंडी थी। यह नवंबर की शुरुआत थी और हल्की बूंदाबांदी ने कष्ट बढ़ा दिया था। जल्दी ही भारी बरसात होने लगी। मेरी कमीज और पाजामा मेरी खाल से चिपक गए और वर्षा के रूप ठंडी हवा के झोंके मेरे चेहरे पर पड़ने लगे। मैं बाजार वापस गया और घंटा घर की आड़ में बैठ गया। घंटा आधी रात दिखा रहा था। मैंने नोटों को टटोला। वे बरसात में भीग गए थे। सुबह वो मुझे सिनेमा के लिए शायद 2 या 3 रुपए देता, किंतु अब मेरे पास सारे के सारे थे। अब मैं और अधिक उसका खाना नहीं पका सकता था, बाजार नहीं जा सकता था और पूरे वाक्य नहीं लिख सकता था। मैं चोरी के आवेग में उसके बारे में भूल गया था। पूरे वाक्य। मैं जानता था कि एक दिन मुझे कुछ 100 रुपए से अधिक कमाने में सक्षम बना सकते थे। चोरी करना आसान था और कई बार पकड़े जाना भी आसान था, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक चतुर और आदरणीय आदमी बनना कुछ अलग बात थी। मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, मैंने स्वयं को कहा। यदि मैं पढ़ना और लिखना सीखना चाहता था, मैं बहुत अधीर होकर जल्दी जल्दी वापस कमरे की ओर चल दिया, क्योंकि किसी चीज को चुरा लेना आसान है, जबकि उस चीज को बिना पता चले वापस करना कठिन।
मैंने धीरे से दरवाजा खोला और बादलों भरी चांदनी में द्वार मार्ग में खड़ा हो गया। अनिल अभी भी सोया हुआ था। मैं बिस्तर के सिरहाने तक खिसक कर गया और मेरा हाथ नोटों के साथ आया। मैंने उसकी सांसें अपने हाथ पर अनुभव की। मैं कुछ मिनट स्थिर रहा। तब मेरे हाथ ने गद्दे का सिरी खोज निकाला और नोटों के साथ इसके नीचे खिसक गया। मैं प्रातः देर से उठा और पाया कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। उसकी अंगुलियों के बीच एक 50 रुपए का नोट था। मेरा दिल बैठ गया। मैंने सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी है। मैंने कल कुछ रुपए कमाए थे। उसने कहा, अब तुम्हें नियमित रूप से पगार मिलेगी। मेरा उत्साह बढ़ा, किंतु जब मैंने नोट पकड़ा तो मैंने देखा कि यह रात की बरसात से अभी भी भीगा हुआ था। आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे, उसने कहा। वो जानता था, लेकिन न तो उसके ओठों ने और न ही उसकी आंखों ने कुछ प्रदर्शित किया। मैं अपने सर्वाधिक आकर्षक अंदाज में अनिल की ओर मुस्कुराया और मुस्कुराहट अपने आप आई, बिना किसी प्रयत्न के। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।